नमस्कार दोस्तों। समुद्री व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले आप सभी लोगों का भारत के 81,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सिर्फ ईंट और पत्थर से बनने वाले किसी आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो हिंद महासागर की सुरक्षा और दुनिया के व्यापारिक रास्तों की पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस मेगा प्रोजेक्ट के हर एक पहलू को डिकोड करेंगे। इसके भू राजनीतिक और रणनीतिक फायदों से लेकर जमीन पर बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा रणनीतियों और सबसे जरूरी बात, वहां के पर्यावरण और सदियों से रह रहे मूल निवासियों पर पड़ने वाले गहरे असर को भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो इस पूरी कहानी की नींव है, इस द्वीप की लोकेशन और इसकी जियोपॉलिटिक्स। आखिर ग्रेट निकोबार ही क्यों? इसका जवाब इसके शानदार भौगोलिक फायदे में छिपा है। ग्रेट निकोबार की लोकेशन असल में एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। जरा सोचिए, ये भारत की मुख्य भूमि से तो काफी दूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स और इंडोनेशिया के एकदम करीब है। दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य के इतने पास होने की वजह से ये भारत को विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर अपनी निर्भरता कम करने का एक बेहतरीन मौका देता है। अगर हम इसे आंकड़ों के नजरिए से देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। इस द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप से मात्र 80 नॉटिकल मील दूर है, मतलब सिर्फ 145 किलोमीटर। ये निकटता भारत को इन अहम जलमार्गों पर एक बेहद मजबूत और रणनीतिक बढ़त दिलाती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने शानदार लोकेशन का फायदा उठाने के लिए आखिर जमीन पर क्या प्लान बनाया गया है। सच कहूं तो ये प्लान अपने आप में बहुत ही विशाल है। नीति आयोग और ANIIDC द्वारा तैयार किए गए इस मेगा प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, गलाथिया बे में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसकी क्षमता 16 मिलियन TEU होगी। दूसरा, 4,000 पीक यात्रियों को संभालने वाला एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नागरिक और सेना दोनों के काम आएगा। इसके साथ ही 450 MVA क्षमता वाला एक पावर प्लांट और सबसे बड़ी बात, 2 बिल्कुल नए तटीय शहर बसाने की योजना है। और इस सब को सच करने की कीमत पूरे 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का ताज़ा बजट यही है। ये भारी भरकम आंकड़ा खुद ब खुद बता देता है कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट और इसके आर्थिक और रणनीतिक फायदों को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ व्यापार या इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। इस प्रोजेक्ट के पीछे क्षेत्रीय रक्षा और सुरक्षा की एक बहुत ही मजबूत रणनीति काम कर रही है। ये नया निर्माण अंडमान और निकोबार कमान के तहत आने वाले हमारे मौजूदा INS बाज नेवल बेस और हवाई पट्टी के साथ सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अब ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच मौजूद इस बेहद अहम समुद्री रास्ते पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर रख सकेगा और अपनी रक्षा क्षमता को और भी पुख्ता कर पाएगा। खैर, ये तो हो गई ग्लोबल स्ट्रैटेजी और विकास की बात, लेकिन जमीनी हकीकत की कुछ ऐसी सच्चाइयां भी हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहद नाजुक इकोसिस्टम के बीचों बीच बनाया जा रहा है। यहाँ के घने जंगलों को काटा जाना है, और ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है। ये निकोबार मकाक, लेदरबैक समुद्री कछुए और ग्रेट निकोबार क्रैकरेस जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। इसके अलावा जियोलॉजी के हिसाब से भी ये इलाका एक बहुत ही एक्टिव भूकंपीय फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है। जंगलों के कटने का जो अनुमान है वो सच में चिंताजनक है। खुद पर्यावरण मंत्रालय का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9,64,000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ एक अनुमान है। स्वतंत्र वैज्ञानिकों की माने तो घने वन क्षेत्रों में पेड़ों के नुकसान का असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, भूकंप का खतरा भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2004 की भयंकर सुनामी के दौरान इस द्वीप का दक्षिणी सिरा लगभग 15 फीट तक समुद्र में धंस गया था। हाल ही में इस इलाके में लगातार आ रहे छोटे भूकंपों ने विशेषज्ञों की चिंता फिर से बढ़ा दी है, जो किसी नई आपदा का संकेत हो सकते हैं। इन पर्यावरणीय खतरों के साथ साथ
एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना होगा, और वो है मानवीय कीमत। उन समुदायों का क्या जो हजारों सालों से इस द्वीप को अपना घर मानते आए हैं? आज की तारीख में ग्रेट निकोबार का 92% हिस्सा एक ट्राइबल रिजर्व है, यानी ये जमीन खास तौर पर वहां के मूल स्वदेशी समूहों के लिए सुरक्षित रखी गई है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से उस संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स में जो बदलाव आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। अभी इस पूरे द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी समुदाय के करीब 1761 लोग ही रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब ये नए शहर बसेंगे तो बाहर से लगभग 3.5 लाख लोग यहाँ आकर रहेंगे। ये आबादी का एक ऐसा विस्फोट है जो इस द्वीप ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस भारी भीड़ के अचानक आने से क्या होगा, इसे लेकर 39 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने एक बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये प्रोजेक्ट शोम्पेन समुदाय के लिए मौत की सजा के समान हो सकता है, क्योंकि ये समुदाय बाहरी दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि उनके शरीर में बाहरी बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी न के बराबर है। तो इतनी सारी गंभीर चिंताओं, पर्यावरणविदों की चेतावनियों और बहसों के बावजूद प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति क्या है? जवाब है, काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई, 2022 में पर्यावरण विभाग से मंजूरी भी मिल गई, 2023 में पोर्ट के लिए बोलियां लगनी शुरू हुईं और 2025 में तो डीप सी माइनिंग ब्लॉक्स का आवंटन भी हो चुका है। अब सीधा लक्ष्य है 2028 तक इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को पूरा करना। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ग्लोबल समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने की रणनीतिक जरूरत को हमारी उस प्राकृतिक और मानवीय विरासत के नुकसान के सामने कभी भी जायज ठहराया जा सकता है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो नीति निर्माताओं के साथ साथ हम सभी को सोचना चाहिए। आज के इस खास विश्लेषण